हमने लास्ट क्लास में ये करा था बेसिक, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये नोट करने की जरूरत नहीं है, जब करना होगा मैं बता दूँ। इसकी कई सारी थ्योरम है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ऐसे, अगर कोई ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल ABC जैसे दे रखा है। अब इस ट्राइंगल में हमने कोई एक साइड बना दी जो कि किसी एक साइड के पैरेलल है। हमने ये साइड बना दी DE, DE साइड बनाई, ये PC के पैरेलल है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसा होता है कि यहाँ पर ये DE और BC अगर पैरेलल है तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसका कन्वर्स देखना है। कन्वर्स मतलब उल्टा। उल्टा क्या कि कमेंटिंग डालिएगा, कन्वर्स ऑफ, बोलिए। स्कूल में जो लाइट में था उसमें ह्यूमन आई पढ़ा रहे हैं स्कूल में। हाँ, ह्यूमन आई उसके लाइट वाले चैप्टर के बाद में चैप्टर है, अलग है वो चैप्टर। अलग चैप्टर। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हाँ जी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स क्या होगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड जो है बीच में एक, मतलब तीन तो साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, अगर कोई एक चौथी साइड बनाई जाए जो कि तीनों में से AB, AC और BC इन तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। ये होता है कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक ट्रायंगल में हमको कोई भी एक लाइन दे रखी है DE, पैरेलल नहीं दे रखी है, DE एक लाइन है, और उस DE की वजह से ये जो बाकी की दो साइड्स हैं ये ऐसे डिवाइड हो जाए कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC के इक्वल हो जाए, तो हम ये कहेंगे ये जो लाइन DE है ये पैरेलल ही होगी। समझ गए? उल्टा उसमें क्या होता था, इफ DE इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। अब उल्टा कन्वर्स करना है प्रूफ कि अगर ये दे रखा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC देन DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। उल्टा प्रूफ करना है। उल्टा कन्वर्स का मतलब प्रूफ करके दिखाना है कि ये पैरेलल है। ये पैरेलल है। तो अब देखिएगा, स्टेटमेंट लिखें सबसे पहले कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे पहले लिखिएगा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए आगे शर्मा में है। हाँ जी, सब लिख ही देगा। इफ अ लाइन डिवाइड्स, देख लो ना तो जो मैं करवा रहा हूँ नोट करो। चलो समझ रहा हूँ मैं। हाँ, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, comma, then the line must be parallel to the third side. then the line must be parallel to the third side, यानी कि
in a triangle ABC, if in a triangle ABC, if there is a line DE, you prove in triangle ABC, if there is a line DE which divides AB and AC, in the ratio, ये सब कुछ अभी मैं गिवन के ही कैटेगरी में आएगा कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ देयर इज अ लाइन, तो इफ में चल रहा है ये सब, इफ मतलब गिवन है कि AB एंड AC इन द रेशियो AD अपॉन DB is equal to AE upon EC, then DE is parallel to BC। तब मेरे को ये प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करना। बारिश होती थी और बारिश? हाँ, और वो जो 1 नंबर गेट है ना सर, 1 नंबर गेट पे एंट्री नहीं है। उस पर KW के बराबर नहीं। आप कैसे स्कूटर से आते हो? हाँ, मैं स्कूटी से आया था, ट्रैफिक बहुत तो हो वो उधर से एंट्री, मतलब स्कूटी वालों के लिए इधर से, उधर से पैदल वालों के लिए हाँ। चेंज कर दो। बारिश हो रही है बाहर, आप लोग जब आए तब भी बारिश हो रही है। जब सर, आप लोग सर, नहीं मैं आओगे। क्या हो रही थी? सर बहुत ही हाँ जी, तुम तो इधर बैठे थे, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए भाई? क्या सर? यहाँ से वहाँ कैसे? ट्रेन बनाया। भाई तो है, तो मतलब तुम जरा जो है आपस में एक दूसरे का फ़ायदा करवाना। फ़ायदा समझ रहे हो? मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। हर जगह फायदे मैं देख रहा हूँ ना कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे का फ़ायदा कराएं तो अच्छा होता है। हाँ जी, अब जरा देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये प्रूव करना चाहता हूँ कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर आप ये लिखिएगा कि हम इसमें ना ऐसा कर लेते हैं, एक ना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमको प्रूव करनी है, ऐसा मान लिया जाए कि वो नहीं है ना। हमको क्या प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। तो हम शुरुआत में ही ऐसा मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सपोज सर आप बात करो, ये आ चुका पेपर NCERT में दे रखा है, ये मेंशन कर लो। आया सर अभी तक आया तो देखिए पेपर में कभी, लेकिन NCERT में मेंशन है। तो आ सकता है। Suppose that DE is not, ये सीट बदलू क्या? लगातार बातें हो रही। सर ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया वो 2012 में आया सी कैसे रिपीट होता है। रिपीट होता है। नहीं सर, फिर बहुत लंबे समय तक आता है। नहीं ऐसा नहीं, सर वो सेम रिपीट होता है, वैल्यू चेंज आती है। अरे सेम भी कई बार रिपीट होता है। नहीं सर, उसमें मैंने से होता ना कई बार। आ जाओ, क्या
आ जाओ, सर मैं कोई भी बात इसको नहीं। बोल रही थी कि इसको इधर भेज दे, तू इधर तुम इधर आ जाओ पहले, तुम तो इधर आ जाओ, आओ आगे बैठो, है ना, तुम इधर आओ, आ जाओ इधर। एक दिन के लिए आप सभी बच्चों को कह रहा हूँ, एक दिन के लिए ना 3:30 से 4:30 वाले बैच में आकर देख लो, और फिर दिमाग में एकदम से ना जब बताता हूँ कि वहाँ पर कितना सिलेबस हो गया तो पता चल जाएगा। वहाँ एक भी बच्चा बात नहीं करता है। इधर आ जाओ, बैठो ना यहाँ पर। वहाँ ऐसा क्या है ये बताओ भाई, जिस बच्चे को पढ़ना है वो तो कहीं भी बैठ कर पढ़ेगा। यहाँ बैठो इस वाली चेयर। अब सुनिए, सपोज दैट क्या कर रहे हैं कि जो DE है ये BC के पैरेलल नहीं है। सपोज दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। लेट देयर बी अ लाइन, let there be a line BF which is let there be a line DF which is parallel to BC। तो हमने एक लाइन मान ली कि DF है वो BC के पैरेलल है, और जो DE है उसको हमने कह दिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC। अब देखो लग तो रहा है देखने में अजीब सा ना कि ये जो DF है ये BC के पैरेलल नहीं है, लग तो रहा है अजीब सा, लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते ना कि वो अजीब सा लग रहा है तो वो पैरेलल नहीं है ना, ऐसा नहीं लिख सकते। उसको प्रूव करके दिखाना है कि DF जो है, जो आप एज्यूम करे बैठे हो कि DF BC के पैरेलल है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि DF BC के पैरेलल नहीं हो सकता। कैसे वो भी बता दें। इन ट्राइंगल ABC सिंस DF is parallel to BC, so by basic proportionality theorem AD अपॉन DB। देखिए हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ, है ना, क्योंकि हम उसका कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं कि जब DF जो है वो BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। AF अपॉन FC, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 बोलिए, और इक्वेशन 1 इसको बोलिए, ये दे रखा था यहाँ पर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दे रखा है। तो यहाँ ये कहेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और इधर भी AD अपॉन DB है और इधर भी AD अपॉन DB है, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर 1 में क्या दे रखा है, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये हो गया ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे इसमें अगर मैं किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि ये जो AE है ये AF के इक्वल है, समझ रहे हैं, अगर मैं किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि ये जो AE है ये AF के इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा अगर AE जो है वो AF के इक्वल है तो F और E दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, F और E दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, मतलब F और E अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर मैंने DF को पैरेलल माना है तो भाई वो DF नहीं, वो DE है जो BC के पैरेलल है, मतलब इस तरह से इसको प्रूव करना है। तो मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जो AF है और ये जो AE है ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, एक तरफ AE मिल रहा है एक तरफ AF मिल रहा है। अब आप ये सोचो कि अगर ये जो AE है AE अगर इसमें EC ऐड हो जाए तो पूरी की पूरी लंबी साइड आ जाएगी AC, ठीक है। सिमिलरली अगर ये जो AF है और FC ये दोनों आपस में ऐड हो जाए, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड हो जाए कि AF और FC ये पूरा ऐड हो जाए तो भी AC आ जाएगा। आप क्या करिए, ये एक प्रोसीजर है, याद रखिएगा कि जब भी कभी मेरे को बड़ी वाली साइड चाहिए होती है, ठीक, बड़ी वाली साइड कौन सी है, पूरी की पूरी साइड AC,
जब भी चाहिए होती है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, अपने आप हो जाएगा, देखना। यहाँ लिखिएगा ऐड 1 on both sides, add 1 on both sides, तो AE upon EC plus 1 is equal to AF upon FC plus 1। दोनों तरफ 1 ऐड करने से क्या होगा, अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये EC इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया AE plus EC upon EC is equal to AF plus FC upon FC। ये हो गया। तो ये जो AE plus EC है, ये बताना जरा क्या हो गया। AC upon EC। AC एक मिनट रुकिए। अब एक तरीका है जो हमको याद रखना है कि मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके AE और AF, AE और AF ये इक्वल क्यों हो गए। अब हमने जब इसमें 1 ऐड कर दिया तो 1 ऐड करने पर मुझे दिखाई दे रहा है AE plus EC। ये जो AE है, ये जो AE है और ये जो EC है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो AC बन गया। तो जो हमारा AE है वो तो खत्म ही हो गया ना, है ना। और मैं AE को प्रूव करना चाह रहा हूँ AF के इक्वल। तो हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है उस चीज़ को हमें डिनोमिनेटर में रखना होता है। इसको पहले तो मिटाओ, काट दो इसको, है ना। अब ये जो हमने एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करा है, इससे पहले बस एक स्टेप और करना है। क्या, यहाँ लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिए। EC upon AE is equal to FC upon EF। हमें जो चीज़ इक्वल प्रूव करनी है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पहले डिनोमिनेटर में ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर जब एलसीएम लेंगे ना तो डिनोमिनेटर AE है, वो AE का AE बना रहेगा। अब 1 कर दीजिए दोनों तरफ है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। बता रहा हूँ EC plus AE plus 1 is equal to FC upon AF plus 1। भाई मैं ये चाहता हूँ कि AE AF के इक्वल आ जाए, तो जो भी चीज़ मेरे को इक्वल प्रूव करनी होती है उसको तो ले आओ डिनोमिनेटर में, है ना। और उसके बाद जो है, उसके बाद आप 1 ऐड कर दें। 1 ऐड करने से क्या होगा कि ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे 1 ऐड करने से। कैसे, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये AE इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो गया EC plus AE अपॉन E। तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, वो AE का AE ही बना रहा है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब यही काम यहाँ करेंगे, जब ये AF 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा FC प्लस AF और अपॉन AF। तो EF में कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर चेंज हो रहा है। आप जरा बताइए EC प्लस AE कितना होगा, EC प्लस AE कितना होगा, दोनों का एडिशन AC, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया AC और डिनोमिनेटर में क्या आ गया AE इज इक्वल टू। अब बताइए FC प्लस AF कितना होगा, FC F से C तक वाली लें और AF A से F तक, तो AF और FC दोनों का टोटल AC के बराबर हो जाएगा, AC और अपॉन AF। इधर भी न्यूमरेटर AC है, इधर भी न्यूमरेटर AC है, तो AC से AC कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 1 अपॉन AE इज इक्वल टू 1 अपॉन AF, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो AE इंटू 1 इज AE, AF इंटू 1 इज AF। तो AE AF के बराबर प्रूव हो गया, है ना। AE जब AF के बराबर प्रूव हो गया, इट इम्प्लाइज दैट E and F are not different points।
ई एंड एफ आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, जब ए ई और ए एफ दोनों इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब ई और एफ अलग अलग पॉइंट्स ही नहीं है। ठीक, तो ई एंड एफ आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, दे आर सेम, दे आर सेम। Are not different points, they are same, that is DF parallel to BC means ये प्रूव हो गया DE BC के पैरेलल है। बताइए जी सभी को क्लियर? चलिए जी अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये दो थ्योरम्स थे जिनका प्रूफ पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, इन अ गिवन ट्राइंगल ABC एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। In a given triangle ABC, comma DE is parallel to BC. DE is parallel to BC and AD upon DB and AD upon DB is equal to 3 upon 5. Full stop. If AC is equal to 5.6, if AC is equal to 5.6, comma, find AE. Find AE. In a given triangle ABC, तो एक ट्राइंगल दे रखा है हमको ABC। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि DE is parallel to BC। ये है DE, DE is parallel to BC and AD upon DB, AD upon DB is equal to 3 upon 5। हम ये कहेंगे since DE is parallel to BC, comma, so by Thales theorem, AD upon DB is equal to AE upon AC। ये है अच्छा, is equal to 3 upon 5, ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन कि AD upon DB तो 3 upon 5 के इक्वल दे ही रखा है ना, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ये जो AD upon DB है ये AE upon AC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप ये देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं कि आपको AC की वैल्यू दे रखी है 5.6, ठीक। तो आते हैं अभी इस पर, हमारे पास ये आ गया AE upon EC is equal to 3 upon 5, ठीक है। और पूरी बड़ी जो लेंथ है AC उसकी वैल्यू दे रखी है 5.6। हमें क्या निकालना है? वो बोल रहे हैं AE निकालना है। तो जो चीज़ हमको कैलकुलेट करनी होती है उसको मैं कहाँ रखता हूँ? डिनोमिनेटर में। तो इस AE को ले आऊँगा डिनोमिनेटर में और फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बोलो सर? AC की अगर 5.6 है तो AB की भी तो 5.6 ही होगी। नहीं समझे आप? ये जो AC है और ये जो AB है, ये दोनों इक्वल कहाँ पर दे रखे हैं? इक्वल थोड़ी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ी है भाई। अगर पूरी लेंथ AC दे रखी है तो उससे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ,
अगर AD है और DB है और AE है और EC है, तो इन दोनों के जो रेशो हैं वो इक्वल होते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इक्वल होता है। सर लेकिन जब उनकी लेंथ ही इक्वल है तो फिर हमेशा जब भी कभी पैरेलल लाइन बनाएंगे तो भले ही लेंथ इक्वल ना हो, लेकिन लेंथ का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। लेंथ इक्वल नहीं है, अगर एक लाइन बना दी ना पैरेलल, तो जब DE BC के पैरेलल दे रखी है तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, रेशो इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्योंकि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखी है 3/5, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 3/5 हो गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि आप AE निकालिए। मैंने आपको इस वाली प्रूफ में भी ये बताया कि जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है उसको ना डिनोमिनेटर में ले आना है यहाँ से। ठीक है, अब मुझे AE कैलकुलेट करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल on both sides रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा EC अपॉन AE इज इक्वल टू 5/3। सर के जी कितनी वैल्यू होगी 2 1, एडिंग 1 on both sides, मतलब 1 ऐड कर दिया। अब AE इधर 1 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EC प्लस AE अपॉन AE इज इक्वल टू 3 1 जा 3, तो 5 प्लस 3 अपॉन 3। हाँ जी, EC प्लस AE। अब जरा देखो फिर से वही चीज़, EC और AE इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कौन सी लाइन बन जाएगी, AC बन जाएगी पूरा कंप्लीट। तो ये हो गया AC अपॉन AE इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। हाँ, AC मुझे दे रखा है 5.6, एट 1 जा 8, 8 0 जा 0, 8 7 जा 56। ठीक है, तो 0.7 हो गया। तो AE into 1 is AE और 0.7 into 3 is 2.1। क्या दे रखा है, AC is equal to 5.6, बस इतना ही दे रखा है। तो कुछ दे नहीं रखा है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दे रखा है। क्या लिखेंगे 2.1 यूनिट्स। जब कुछ दे नहीं रखा होता ना कि सेंटीमीटर में है, मीटर में, इंचेस में, किस में है, तो आप उसको यूनिट्स लिख देते हैं। बताइए क्लियर। सर बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या फर्क है? बेसिक मैथ्स में क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में से बनते हैं, और स्टैंडर्ड मैथ्स जो है, स्टैंडर्ड मैथ्स में मतलब थोड़ा सा तो सर पेपर हल्का आता है, बेसिक का ज़्यादा? बेसिक का थोड़ा ईजी आता है। फायदा किसका लेने में? स्टैंडर्ड देने में फायदा वो ये होता है कि अभी जैसे जैसे 10th क्लास स्टार्ट हुई है ना, अभी आप स्टार्ट समझिए उसको, क्योंकि अब जैसे जुलाई है तो जुलाई से पढ़ने वाला है ना पढ़ने वाला जैसा भी बच्चा है, हर तरीके का बच्चा सीरियस हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जुलाई से भी सीरियस नहीं हुए, तो वो नवंबर से होते हैं सीरियस, वो नवंबर से होते हैं, लेकिन नवंबर में सीरियस होने वाला बच्चा टॉपर्स में नहीं आ सकता, क्योंकि दौड़े तो बहुत लेकिन जरा देर से दौड़े, ये है। और दौड़ता हर बच्चा लास्ट में जाकर, और जो लास्ट तक भी नहीं दौड़ता वो फिर फेल ही हो जाता है। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि अब जैसे जुलाई में मन मार कर ज़बरदस्ती कुछ पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, आप पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें ना ज़बरदस्ती करवाई जाती हैं हमसे, और कई बार ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में कि जो ज़बरदस्ती करवाई जाती हैं चीज़ें, उसके बावजूद भी हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें उठाया ज़बरदस्ती ही जाता है सुबह, हम उठते नहीं हैं अपने आप, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद नींद उड़ जाती है फिर अपने सारे काम हम खुद ही करते हैं। तो वही चीज़ है कि धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे, एक चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर होगा, तीसरा चैप्टर होगा, तो पढ़ते पढ़ते आप एक
कंक्लूजन पर तो पहुंच ही जाएंगे कि भाई 9th क्लास से तो आसान है 10th, है ना। ये आप देख लेना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि 9th से आसान है। और फिर जिस बच्चे ने सारा सिलेबस कर लिया, अक्टूबर तक नवंबर तक सारा कर लिया और फिर अपना रिवीजन में ही लगा पड़ा है, तो वो बच्चा जो है बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। और जब 10th में अच्छे नंबर आते हैं ना, तो जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ले रखा है, फिर उनका मन करता है कि यार इतना तो मैथ्स मैंने पढ़ लिया, अब मैं ज़रा आगे का भी पढ़ना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने पहले ही बेसिक मैथ्स ले लिया, तो फिर आगे फिर उनको मैथ्स नहीं मिलेगा, फिर उनको कंपार्टमेंट से हाँ कंपार्टमेंट से स्टैंडर्ड दे सकते हैं ना, ये किसने कहा? टीचर वाला था उसको। स्टैंडर्ड से बेसिक ले सकते हैं। स्टैंडर्ड से बेसिक लिया जा सकता है, बेसिक से स्टैंडर्ड का कोई वो तरीका ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। सर हमारी सोसाइटी में बच्चा उसने मैथ्स खत्म कर दिया, हाँ, पूरी मैथ्स खत्म कर दी उसने, आपकी सोसाइटी में और अब वो रिवीजन भी कर रहा है और सारे चैप्टर बहुत बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, छुट्टियों में निपटा देते हैं बहुत हाँ सारे। सर, उसमें सारे सब्जेक्ट कर दिए, सॉरी। ये छुपा रुस्तम उन्हीं में से एक है, ये जो पूछ रहा है ये उन्हीं में से एक है। इसने छुट्टी दोनों बैचेस में क्लासेस अटेंड करी है। 2-4 दिन उसको भी जोश चढ़ाता हूँ तो कोने में बैठा है, ठीक है, लेकिन 2-4 दिन में वो ठंडा हो गया जोश उसका, ठीक है, लेकिन उसने अटेंड करी है। वो तो तो रिवीजन कर रहा बच्चा। ऐसे आप ये देखिएगा कि दोनों बैचेस में अलग अलग चल रहा है, लेकिन इसने करा है। तो अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से करते हैं, तो खैर वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी करें ना, तो एकदम से प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने आप कह रहे हो कि पूरा मैथ्स कर लिया है तो सोशल स्टडी उसकी ज़ीरो होगी, अभी नहीं कर कर लिए, सब कर लिए। सब कुछ ही कर लिया, Yes, हो जाएगा। संभाले। अरे ऐसे तो मुझसे अगर भाई तो मुझसे पूछ ले चल, तो अब कौन बोलू? पूरू भी पूरू हमारे स्टूडेंट बोलू सर, पूरू पूरू गुरु, उसके अच्छा। पापा उसके सिर पे डंडा लेकर खड़े हैं। और वो पढ़ता रहता, पढ़ेगा भी नहीं। अब खड़े हैं तो वो पढ़ता ही रहेगा, पढ़ते रहेगा, और सब खत्म कर दिया उसने, सब जितना भी करना हाँ, और वो एक महीने में कैसे इतने सारे यार वो subject पहले से हैं? पढ़ रहा, मत मान तू। हिंदी और इंग्लिश करवा रहा सबको। चलिए खैर, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत बच्चे जो है, अगर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं मैथ्स मुझे करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर बेसिक ले लेना, नहीं तो बेसिक का फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, फिर उनको चाहिए होता है मैथ्स और उनको मैथ्स मिलता नहीं है, ये दिक्कत है। सर, सर, basic basic लेनी है, लेकिन हाँ? हमने standard लिया है। अगर PCB लेनी है। सर, अगर PCB PCB लेनी है, लेकिन हमने standard लेनी है। नहीं, ये किसने बोला? मैंने ले ली। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, सर, ये मेरे को ये क्लियर choose करने का बहुत बड़ा बात है। क्योंकि पीसीबीबी साइंस स्ट्रीम में आता है। कभी डाउट में नहीं तो मैंने standard लिया। सर फिजिक्स में हमें तो रहना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, मेरा तो ये कहना है। सर किसी भी ले सकते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स। सर, क्योंकि हम बेसिक लेने के बाद हम इसको भी क्या था, केवल कॉमर्स में ही जा सकते हैं। वो भी without उसके बाद जी विदाउट नहीं है, एक और भी ऑप्शन है backlight maths। अप्लाइड मैथ्स का। अप्लाइड मैथ्स का भी एक ऑप्शन है, लेकिन अप्लाइड मैथ्स जो है मेरे हिसाब से अभी तो वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि 3 साल हो गए और अभी तक एनसीईआरटी नहीं आई है उसकी, मार्केट में एनसीईआरटी अवेलेबल ऐसा है, क्यों? और उसका पेपर होता है। पेपर होता है। तो तैयारी करने वाले बच्चे किससे पेपर ले? बेसिक वाला एनसीईआरटी से बनता है, बेसिक मैथ्स का ना, नहीं उसका applied। अप्लाइड मैथ्स का वही तो है। 2 साल पढ़ाया मैंने भी, जो ये अप्लाइड मैथ्स है, उसके बाद छोड़ ही दिया। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे पढ़ाकर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ना बच्चों को पढ़कर कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसका रीज़न सिर्फ ये है, हम पढ़ा रहे हैं आर डी शर्मा में से, पेपर बन गया एमएल अग्रवाल में से, हमने पढ़ाई एमएल अग्रवाल में से, उसमें से आ गया फिर आर डी शर्मा में से। तो अब अगर दोनों ही बुक करें तो आर डी भी इतनी मोटी है और एमएल अग्रवाल भी इतनी मोटी है। तो बच्चे पहले से ये कहते हैं कि मैंने आसान मैथ्स के चक्कर में बेसिक मैथ्स लिया था और फिर अप्लाइड मैथ्स मेरे को आसान कहकर दिया गया और ये इतना बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। तो रेगुलर मैथ्स जो है वो आसान पड़ता है और अप्लाइड मैथ्स मुश्किल पड़ता है। तो बेसिक मैथ्स लेने का कुल मिलाकर अगर आपने ये ठान रखा है कि आपको मैथ्स लेना ही नहीं है आगे तब लेना बेसिक, नहीं तो बेसिक स्टैंडर्ड गिवन फिगर। The given figure DE is parallel to BC. Full stop. If AD is equal to x,
AD is equal to x, comma DB is equal to x minus 2. DB is equal to x minus 2, comma AE is equal to x plus 2. And EC is equal to x minus 1. EC is equal to x minus 1, comma find the value of x. हाँ जी, फिगर क्या दे रखी है? ABC और इसमें दे रखा है कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। AD इज इक्वल टू x, A से D तक जो है लेंथ वो x के बराबर है। DB इज इक्वल टू x माइनस 2, जो DB है ना x माइनस 2 x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 आ रही है, सही है। AD दे रखा है x प्लस 2, और EC दे रखा है x माइनस 1। EC दे रखा है x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे? इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। So by Thales theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. अब AD क्या है x और DB क्या है x माइनस 2, x अपॉन x माइनस 2। AE कितना है x प्लस 2 और EC कितना है x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए x into x minus 1 is equal to x minus 2 into x plus 2। ठीक है, हाँ जी, एक्सपैंड करेंगे x into x is x square, x into minus 1 is minus x, x into x is x square, x into 2 is 2x, minus 2 into x is minus 2x, और minus 2 into plus 2 is minus 4। 2x और minus 2x तो आपस में कट गया, इधर प्लस का x स्क्वायर है, इधर भी प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है? अब देख कर बस ये क्या बता क्या नहीं, कंस्ट्रक्शन हटा दिया है, कंस्ट्रक्शन सिलेबस में नहीं, सर्कल्स का।
चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। The given figure, अच्छा ये इधर -x है और इधर -4 है, तो माइनस से माइनस कट गया। एग्जाम्पल 5 है, इन द गिवन फिगर इफ ST इज पैरेलल टू QR, if ST is parallel to QR, let's not find PS. ये ट्रायंगल दे रखा है, उसको ना ट्रायंगल रखा हूँ, थोड़ा ना वैसा है, वो इस वजह से ना निकल कर गिर जाता है। अब देखिएगा, फिगर में ही बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, उधर देखो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अब इन्होंने ये दे रखा है कि ये वाली लाइन है ST और ये वाली लाइन जो है QR, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि since ST is parallel to QR, so by Thales theorem, PT upon TR is equal to PS upon SQ। तो PT क्या है 3 और TR क्या है 2 और PS निकालना है अपॉन SQ क्या है 3, ठीक है। तो 2PS is equal to 3 into 3 is 9, 2 2s are into 4.5, PS की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल 6 देखिएगा। हाँ ये तो निकालो। First and second, PQ is parallel to PC, PQ is parallel to PC, we'll start find QC,
QC in first and AQ in second. ये तो फर्स्ट फिगर है। हाँ आप वहाँ सर्टिफिकेट लगाना भूल गए कहाँ पर? x इक्वल टू 4 अरे वहाँ जो एग्जांपल नंबर 5 के लास्ट जिसकी वैल्यू 4 आ रही थी ये वाला? नहीं वो वाला बीच वाला बीच वाला अच्छा ये वाला? इसमें तो ये बता ना यूनिट नहीं लिखना, यूनिट्स लिख दो बस। x है ना, तो x की वैल्यू 4 यूनिट्स मुझे लग रहा है इसका सेंटीमीटर आएगा अच्छा, अब उसके बाद सेकंड फिगर देख लीजिए। ABC D6 ठीक है जी, देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड QC इन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले जो फिगर है इसमें QC निकालना है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। QC बता दो कितना होगा, खुद करके बताइए। QC कितना होगा फर्स्ट में, आप सब लोग करिए सॉल्व। बताओ भाई मोक्षदा क्या आ रही है वैल्यू? इसकी वैल्यू बताओ QC की। कितनी कर रहे हो? 2.6 आ रही है। दूसरे में बताओ AQ की वैल्यू बतानी है। सही है। सही है। अब QC कैसे निकालोगे? ये 1.5 2 सर चाहे QC इंटू 1.5 इज इंटू दिस। इसकी वैल्यू बताओ ना कितनी आ रही है? 0.6 आएगी। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करो, दोबारा करो। टेबल याद नहीं है 13 का, हद हो गई। और 13 2 भी करना पड़ रहा है, वो भी 2.4 निकाल रहे हो। 2.6 है ऊपर वाले का, नीचे वाले का बताओ। 5.3 का आधा करो। 2.65 सही है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन हैं इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 1.5 का डबल है 3, 1.3 का डबल क्या होगा? 2.6। 3 का डबल 6 है, मतलब ये निकालना है। ये क्या होना चाहिए? 6 का आधा, तो 5.3 का आधा 2.6। ठीक है, चलिए जितना भी बाकी कर देते हैं। सर आप ऑनलाइन कर लो, क्लास कर लो। लेते हो? बाई चांस, हाँ बाई चांस कभी आप नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन ऑफलाइन ही आना।
अरे कोशिश नहीं